जय हिंद। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या क्या राइट्स देता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जो ये इंश्योर करता है कि जितने भी हमारे पास राइट्स हैं गवर्नमेंट उन्हें वॉयलेट ना करे। ठीक है, और ये भी है कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे राइट्स को लीगल राइट्स जो होती है उसको सेव करने का काम करती है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 तरीके के राइट्स के बारे में बेसिकली बात की गई। एक लीगल राइट्स जो कि लॉ के थ्रू हमें मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जैसे कि हमारे राइट टू वोट, राइट टू प्रॉपर्टी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट जो कि हमारे पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये बहुत स्पेशल काइंड ऑफ राइट होता है। इसको आप एक तरीके का नेचुरल राइट भी कह सकते हैं, विच इज़ अ मस्ट थिंग फॉर अ सिटीज़न ऑफ इंडिया टू हैव इट। और अब ऐसा भी नहीं है कि अब मैंने कह दिया नेचुरल राइट तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फंडामेंटल राइट्स स्पेशल राइट्स होती है पर इस पर भी कुछ रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। इसके अलावा जो मोतीलाल नेहरू कमेटी थी उसने 1928 में डिमांड किया था बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, मतलब कि कुछ स्पेशल राइट्स जो कि बाद में यही फंडामेंटल राइट्स बने हैं। तो और जो हमारा ये मैंने आपको बता दिया, राइट टू वोट, राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बट नॉट फंडामेंटल राइट बिकॉज नॉट मेंशन इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी राइट पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है वो है हमारा फंडामेंटल राइट, और ये राइट टू वोट, राइट टू प्रॉपर्टी ये पार्ट 3 में नहीं गिवन होने के कारण ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन जाता है, ना कि फंडामेंटल राइट। ठीक है, और जो फंडामेंटल राइट है वो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 12 to 35 में गिवन है, पर एक्चुअल में फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 to 32 से डील करता है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि और हमारे टोटल फंडामेंटल राइट 6 हैं, तो लेट्स सी इट वन बाय वन। फर्स्ट राइट इज़ राइट टू इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट। राइट टू इक्वालिटी ये देखता है कि हमारे साथ किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ना हो, फिर चाहे रिलीजन के बेस्ड पे हो या रेस के बेस्ड पे, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब चीज़ों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये हमारा राइट टू इक्वालिटी में गिवन है। इसके अलावा पब्लिक शॉप्स, एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे हमारे साथ इक्वालिटी हो, ये भी हमारे राइट टू इक्वालिटी के अंदर गिवन है। अनटचेबिलिटी ना हो, एकेडमिक टाइटल्स जैसे हमारे पास होते हैं, एकेडमिक टाइटल्स हो, मान लीजिए कि आपने अपने किसी जैसे पढ़ाई के ज़रिए हासिल किया हो, जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर्स, ऐसे एकेडमिक टाइटल्स जो हैं आप लगा सकते हैं अपने नाम के आगे, पर मिलिट्री टाइटल्स वगैरह आप नहीं लगा सकते। और जैसे एग्जांपल लेफ्टिनेंट कर्नल, मिलिट्री टाइटल भी आप लगा सकते हैं जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल या ब्रिगेडियर, पर इसके अलावा और कोई टाइटल आप नहीं लगा सकते। जैसे ब्रिटिश रूल के टाइम पे महाराजा, खान बहादुर, ऐसे सब टाइटल्स दिए जाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, तो ऐसे टाइटल्स आप नहीं लगा सकते, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एज़ पर द राइट टू इक्वालिटी ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और जैसे भारत रत्न है इसको भी आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। जैसे मान लीजिए कि APJ अब्दुल कलाम को मिला था तो वो ऐसे नहीं लगा सकते कि भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम, नहीं। तो हमारा राइट टू इक्वालिटी इस चीज़ को मना करता है, अगर ऐसा होगा तो उसको सस्पेंड भी कर दिया जाएगा जो भारत रत्न मिला है। ठीक है, और इसके अलावा आप मिलिट्री टाइटल्स या फिर एकेडमिक टाइटल्स लगा सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड है राइट आपका वो क्या है, राइट टू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये राइट टू अपॉर्चुनिटी राइट टू इक्वालिटी के अंदर ही आता है। जैसे कि रिजर्वेशंस वगैरह हम देते हैं SC ST को, रिजर्वेशन बेसिकली आर्टिकल 16 पार्ट 4 से डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में जो रिजर्वेशन दिया गया वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है, बिकॉज जो लोग बैकवर्ड हैं, जिनके पास एक्सेस कम है किसी रीजन में, तो उनको सोसाइटी में बराबर लाने के लिए दिया जाता है, विच इज़ राइट टू इक्वालिटी एंड इट्स करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो सेकेंड फंडामेंटल राइट इज़ राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो है हमारा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। जैसे मान लीजिए कि अब रेस्ट्रिक्शन किस पे, गवर्नमेंट पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, क्योंकि कई बार जो होता है ना कि राइट टू फ्रीडम का मिसयूज़ हो जाता है, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाता है राइट टू फ्रीडम पे, विच इज़ आर फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से डील करता है।
तो जो पर्सनल लिबर्टी उसमें जैसे मान लीजिए अरेस्ट हो गया, तो अगर कोई बंदा किसी इंसान को अरेस्ट किया गया तो उसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि वो अपना वकील जो है डिमांड कर सकता है और विदिन 24 आवर उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना होता है पुलिस को। तो आर्टिकल 21 बेसिकली डील्स विद राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ऑल्सो जो अरेस्टेड पर्सन होता है उसके पास कुछ राइट है, ऑर्डिनरी राइट और प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन वो होता है कि अगर शक के बिना पे, ऐसे मान लीजिए कि किसी को शक है कि ये इंसान कुछ गलत कर सकता है, या फिर मान लीजिए कि गलत फहमी से भी शक हो गया, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। दिस इज़ व्हाट प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स, शक के दायरे में अरेस्ट करना। और ये फिर अरेस्ट करने के बाद 3 महीने तक उसको रखा जाता है, ठीक है, पुलिस अपने साथ रखती है। और एंटी सोशल, एंटी नेशनल मिसयूज़ भी कई बार देखने को मिलते हैं, जैसे रिलीजन के बेसिस पे किसी को कर लेते हैं। मोस्टली ये कश्मीर में देखने को मिलता है, जो वहाँ के लीडर्स होते हैं उनके साथ होता है ऐसा। और जो ऑर्डिनरी अरेस्ट है, नॉर्मल अरेस्ट, जो कि हम हर सिटीजन के साथ होता है, वो क्या है कि आपने मान लीजिए कोई क्राइम कर लिया, तो आप जैसे मान लीजिए आपने किसी का मर्डर किया है 2012 में, और उस टाइम पे गवर्नमेंट की ये रूल्स है कि जो मर्डर करेगा उसको सिर्फ 2 ईयर्स की पनिशमेंट मिलेगी। और आपका केस डिले होते 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 2020 आ गया और अब 5 ईयर्स हो गए, तो ऐसा नहीं है कि आपको 5 ईयर मिलेगी, क्योंकि आपने क्राइम किया था 2012 में, तब रूल क्या कहता था कि 2 साल सज़ा होगी, तो आपको अपने क्राइम के लिए 2 साल ही सज़ा दी जाएगी। और एक क्राइम जैसे मान लीजिए आपने एक मर्डर किया, तो आपको उसके लिए एक ही बार पनिशमेंट दिया जाएगा, ये नहीं कि 2 बार दे दे, नहीं। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एज़ पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो बैकडेट रूल है वो माना जाएगा, जो उस जब क्राइम किया गया उस वक्त का रूल ही माना जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट राइट है वो क्या है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन इज़ द थर्ड फंडामेंटल राइट, जो कि अंडर प्रिविलेज को बात करता है इनके बारे में, जैसे फोर्स लेबल हो गए या ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड चीज़ें जो हमारी। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण करना, कि किस, जैसे हम चाइल्ड लेबर करते हैं, जो 14 ईयर से छोटे बच्चे अगर उनके साथ अगर उनसे आप काम करवा रहे हैं फैक्ट्री वगैरह में, दैट इज़ डेंजरस फॉर देयर लाइफ, सो दैट कम्स अंडर एक्सप्लॉयटेशन विच इज़ नॉट करेक्ट। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज़ को मना करता है, ठीक है। और नेक्स्ट राइट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, नेक्स्ट फंडामेंटल राइट। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन कि आपको इंडिया में, बीइंग अ सेक्युलर कंट्री, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स यू राइट टू चूज़ एनी रिलीजन, नो मैटर विच रिलीजन यू वर बॉर्न इन। एंड आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि अगर आप इस्लाम में पैदा हुए तो आपको इस्लाम ही करना, अगर आपकी चॉइस है कि आप हिंदुज़म, जैसे कि आपको हिंदुज़म फॉलो करना है या सिखिज़म फॉलो करना है, तो आप कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट यू आर फ्री टू चूज़ एंड प्रोफेस एनी रिलीजन ऑफ योर चॉइस। ऑल्सो देर इज़ सम लिमिटेशंस हमें देखने को मिलते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर हो गया, मोरालिटी, हेल्थ, सती प्रथा। जैसे सती प्रथा बहुत प्रेवलेंट थी पहले के टाइम में, जो हिंदुज़म में ये बहुत ज़्यादा माना जाता था, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट हैज़ बीन प्रोहिबिटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑल्सो जैसे फोर्सफुल कमीशंस वगैरह भी थे, तो उनको भी बंद करवा दिया गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट एंड फंडामेंटल राइट is cultural and educational rights. So this right itself is a fundamental right which suggests that here the constitution has basically talks about the educational rights of citizen of India and the cultural thing that you must need to be followed. जैसे कि minorities है, उनका कोई कॉमन लैंग्वेज और रिलीजन है, लेस इन नंबर हैं वो, ठीक है। तो कल्चर एंड लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का राइट देता है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कि मान लीजिए कोई माइनॉरिटीज़ है, उसके कल्चर को प्रोटेक्ट करना। अब ये नहीं कि जो मेजॉरिटी में कल्चर चल रहा है वो उसको डोमिनेट करे, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इन द आई ऑफ लॉ और इन द आई ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवन द माइनॉरिटीज़ आर इक्वल। सो हियर जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट है वो कल्चर एंड लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एंड इट कैन स्टैब्लिश माइनॉरिटी स्कूल, और ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आपको राइट देता है कि आप अपनी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपना स्कूल्स, माइनॉरिटी स्कूल्स बना सकती हैं, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा उसके बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट फंडामेंटल राइट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ रेमेडीज़ भी बनाई गई हैं, विच इज़ द लास्ट फंडामेंटल राइट दैट सेज जैसे फंडामेंटल राइट्स वायलेशन अगर किया है किसी ने, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं कि भाई हमारा ये फंडामेंटल राइट, मान लीजिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपका वायलेट किया गया, तो यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट फॉर योर व्हाट
जस्टिस, ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट गिव ऑर्डर या डायरेक्शन टू, फिर सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को ऑर्डर या डायरेक्शंस देता है कि भाई आप इनके जो फंडामेंटल राइट वायलेट हुए उसको निगरानी में रखे और इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इनको कुछ 5 स्पेशल ऑर्डर्स दिए गए हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सैरिटोरिया एंड क्यू वेरेंटो। दीज आर also one of the best quality that Indian constitution persists and having। तो let's see one by one what is it। तो habeas corpus जो है इसका मतलब होता है to have body। mandamus का मतलब क्या होता है, we command। prohibition to forbid higher court, कि आप higher court जा सकते हैं। मान लीजिए कि lower court of jurisdiction है ना, अगर lower court के पास आप गए, अगर उसकी jurisdiction आपको नहीं पसंद आई तो you can move to हायर कोर्ट्स विच इज़ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सैरिटोरिया टू बी इन्फॉर्म्ड, कि अगर लोअर कोर्ट में आपका कोई केस चल रहा है तो आप हायर कोर्ट में इन्फॉर्म कर सकते हैं इफ़ यू नीड इट। क्यू वेरेंटो द प्रोनाउंसिएशन वर्ड, जस्ट मेक इट योर सेल्फ अंडरस्टैंड। क्यू वेरेंटो और क्यू वेरेंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से, इफ समवन होल्डिंग ऑफिस विच नॉट टू बिफोर। तो क्यू वारंट जो है बाय व्हाट, किस अथॉरिटी के ज़रिए ये आपका रूल प्रैक्टिस किया जाएगा। इसके अलावा जो है हमारा जो बिल ऑफ राइट है उसका क्या होता है कि सच राइट गवर्नमेंट डोंट वॉलेट एज सच अ राइट मेंशन एंड प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड बिल ऑफ राइट। जिस राइट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है उसे हम कहते हैं बिल ऑफ राइट। डेमोक्रेटिक कंट्री को इंश्योर करना होता है कि राइट हो एंड गवर्नमेंट डोंट वॉलेट इज सच अ लिस्ट मेंशन एंड प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड बिल ऑफ राइट। और इसके अलावा कुछ और भी मैकेनिज्म है जो बनाए गए हैं, जैसे कि प्रोटेक्ट पैट्रियकल ग्रुप, ठीक है, पैट्रियकल ग्रुप को ये करने के लिए, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेंस, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन विच प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट एंड अदर राइट। जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट और बाकी अदर राइट्स को। अब ये तो पार्ट 3 था विच डील्स विद आर फंडामेंटल राइट्स। नाउ देयर इज़ पार्ट 4 ऑफ Indian Constitution which deals with DPSP, Directive Principle of State Policy, ठीक है। तो इसमें गोल्स, पॉलिसीज, नॉन जस्टिसिएबल राइट्स बेसिकली आते हैं। तो जैसे गोल्स में क्या आखिर हमारा DPSP का गोल है, वेलफेयर ऑफ पीपल, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। पॉलिसीज जैसे कि UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, विलेज पंचायत का प्रमोशन, प्रोहिबिशन करना कंजप्शन ऑफ लिक्वर एंड स्लॉटर ऑफ कैटल, नॉन जस्टिसिएबल राइट, एडिक्वेट लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू वर्क, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, मतलब अगर ये आपका वॉयलेट होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। वेयर एज फॉर फंडामेंटल राइट यू कैन गो टू कोर्ट, हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल, अब इसको क्यों ऐसे लीगली इन्फोर्सेबल नहीं बनाया गया, क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्स की कमी थी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों की, अगर रेस करनी है, अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज उतने नहीं है तो किया जा सकता है नहीं। तो उसी तरीके से DPSP को लीगली इन्फोर्सेबल करने के लिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी डिडंट हैव दैट मच फाइनेंशियल रिसोर्सेज पॉसिबल, सो दिस इज़ द रीज़न DPSP इज़ नॉट लीगली इन्फोर्सेबल लाइक द फंडामेंटल राइट विच इज़ द मच नीडेड एंड नेसेसरी राइट to be the citizen of country India। अब मोरल फोर्स जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, मिड डे मील स्कीम्स बनाई गई, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स जो है हमें बताता है कि क्या नहीं करना है और DPSP बताता है हमें क्या करना है। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बताता है कि हमें अपनी हमारी ये ड्यूटीज़ हमारी कंट्री के लिए तो हमें वो करना है, और फंडामेंटल राइट बताता है कि आपको ये नहीं करना है, जैसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, इक्वालिटी का ध्यान रखना, ये वो। और इंडिविजुअल राइट टू प्रॉपर्टी, जैसे ये केशवानंदन भारती केस 1973 में हुआ था, तो इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा 4A है उसमें 11 पार्ट 4A है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें दिया हुआ है 11 ड्यूटीज़ अंडर DPSP। तो जैसे कि फ्लैग, नेशनल को रिस्पेक्ट करना है, इंटीग्रिटी को बनाए रखना है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि इन ड्यूटीज़ को नहीं फुलफ़िल करते हैं तो इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, बिकॉज DPSP इज़ नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, ठीक है। और ना ही कोई कंडीशन है कि आपको माननी है। 44th अमेंडमेंट किया गया था राइट टू प्रॉपर्टी में, और ये 300A में दिया हुआ है, ठीक है। पर ये फंडामेंटल राइट नहीं है अब। सो दिस इज़ ऑल अबाउट राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।